Assalamualaikum everyone. Gentlemen, it is indeed a matter of great honor and privilege to have with us today Dr. Salveer Ahmed. Worthy guest speaker is very well known for his expertise in educational research. Before he gets on to the actual subject of today, I shall very briefly highlight his experience and services to nation so that we can understand the subject in greater details. The guest speaker, having his experience at various levels, enjoys the unfair honor of having involved in research, teaching, development, teacher education and assessment, and evaluation projects in the public and private sectors. He is graduate from Karachi University and involved in many research projects. His area of interest is education. Besides many innovations in teaching and research, he is the founder of Visual Maths and Islamic Students Council himself. He is the author of many books as well. Presently, he is the CEO of KUM Systems. With this experience and professional endorse, who could be better than the guest speaker himself to have grip over the subject and speak about it? Now I shall invite Dr. Salveer Ahmed to please come and deliver his talk. Gentlemen, Dr. Salveer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही दिन में 2 दफ़ा इस तरह का तारुफ सुन के बड़ा अजीब लगा। खैर चलें, अच्छी बात है। आपसे पहले मैट्रिक की क्लास के साथ थोड़ा सा हमारा वो रही गुफ्तगू रही। गुफ्तगू में मज़ा उसी वक्त आता है, अभी हम नीचे बैठे हुए यही बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, उनमें क्वेश्चंस हुए लेकिन कम रहे। होता ये है कि आप किसी भी बड़ी शख्सियत के साथ जब बैठते हैं तो फोबियाज़ होते हैं, घंटा तो उसको देखने में गुजर जाता है, लगता है कि हाथ लगाओगे तो कैसा लगेगा, ये दूर से देखोगे तो कैसा लगेगा, तो उस वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन होता ये कि हमारे पास भी मखसूस टाइम होता है, कमिटमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स की, दूसरी बाहर की मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो हम रेगुलर यहाँ विज़िट भी नहीं कर सकते। कोशिश ये करें फोबियाज़ ना रखें, क्वेश्चंस करें। सही होगी कि किस तरह से आपने अपनी एजुकेशन को एनहेंस करना है। मेन एक्सपर्टीज़ जो होंगी वो ये वाली ज़्यादा आपको गेट करनी चाहिए हैं कि हमसे वो क्वेश्चंस किए जाएं जिससे आपका जो अगला सफ़र है एजुकेशन का वो कैसे चलेगा। अभी ऐसे ही ऊपर आते हुए एक चीज़ जहन में आ गई, तो किसी जगह लेक्चर में एक बात हुई थी, तो बड़ा मशहूर एक सेंटेंस दिमाग में आ गया था कि फ़ेल वो होता है जो फ़ेल होना चाहता है, जंग वो जीतता है जो जंग जीतना चाहता है। तो अगर आप में से कोई भी शख्स 100% मार्क्स लेना चाहे तो ले सकता है। क्या इस जुमले में हकीकत है कि कोई शख्स 100% 9th में परसेंटेज ले? यस और नो, क्या ख्याल है? हाँ श्योर, यस पॉसिबल है। इस चीज़ के लिहाज कोई एग्जाम्पल दे सकेंगी आप? अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस किस्म का है कि 9th में जो आपकी परसेंटेज आती है, आपने सुना होगा कराची का जो रिकॉर्ड है वो 96% का है, तो क्या ये 100% का रिकॉर्ड बन सकता है? इज़ इट पॉसिबल? कैसे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, विल होनी चाहिए है। और खैर कराची में ऐसा मौजूद है, साइंस सब्जेक्ट में 300 मौजूद हैं। ये आपका 99 का एक स्टूडेंट था आदम जी का, उसके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में 100 थे, उसके लिटरेचर में 100 नहीं थे, तो उसकी 97 बनी थी। इंटर की फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। इज़ इट पॉसिबल? यहीं से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये वाली चीज़ है कि आपने विल जनरेट करनी है, आपने कोई ना कोई टारगेट रखना है। जैसे अगर आपने यहाँ से जाना हो, घर जाना हो, तो जब तक आपको पता नहीं होगा आपने घर जाना है तो आप किसी रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप समझें कि आपने वैसे ही जाना है, तो इधर जा रहे थे, दूसरी रोड अच्छी लगी वहाँ चले गए, आगे से कोई और बस अच्छी लगी उसमें बैठ के चले गए, क्यों? फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को वेल डिफाइन आपको करना पड़ेगा कि आप कितनी परसेंटेज के लिए फाइंड कर रहे हैं। फिर उसमें होगा कि उस परसेंटेज के साथ नॉलेज कितना लेने चाहते हैं। नॉलेज एक अलहदा चीज़ है, परसेंटेज एक अलहदा चीज़ है। परसेंटेज पैसे देकर भी आ जाती है हमारे माशरे में, नकल करके भी आ जाती है। VIPs रूम बनते हैं, वहाँ बैठे हैं, आपकी जगह टीचर पेपर सॉल्व कर देते हैं, इससे भी आ जाती है इस चीज़ के लिए। लेकिन नॉलेज जो है ये इन तमाम चीज़ों से नहीं आता। परसेंटेज प्लस नॉलेज
ये आपका क्या होना चाहिए, फाइनल टारगेट होना चाहिए। कैसे ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, वो कौन से कुश्ते खाए जाएँ, वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हो, वो कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन हो, जिसको इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो कि परसेंटेज भी आ जाए और नॉलेज भी आ जाए। उससे पहले हमें जो है बेसिकली लैंग्वेज में मेरा बहुत ज़्यादा निसार होता है। मैट्रिक की क्लास में भी मैंने वर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए। नॉलेज किसे कहते हैं, अगर आप में से कोई भी बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, नहीं बताएगा तो उससे ज़्यादा खुशी होगी। तो वैसे कोई बता दे कि नॉलेज किसे कहते हैं, कोई भी नहीं बताएगा। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई हमें यही नहीं बता रहा कि नॉलेज किसे कहते हैं। आगाही, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक रोक के ना एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा कि डेफिनेशन और ट्रांसलेशन में ये फ़र्क होता है। ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसका ट्रांसफॉर्म कर देना होता है, और डेफिनेशन उसी लैंग्वेज में रहते हुए उसे वेल डिफाइन करना। तो आपने ट्रांसलेशन कर दी, एग्रीड, अब मुझे डेफिनेशन भी चाहिए। नॉलेज, बैठ जाए, कोई भी बताना चाहे, अगर आप सोच के दोबारा बताना चाहें दोबारा बता दें, कोई भी बताना चाहे मुझे। टू गेन समथिंग, इन्होंने कहा टू गेन समथिंग, इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। आगे चलें, नॉलेज, और उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा जैसे इनके आंसर के बाद कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो अब हमें नॉलेज का पता होना चाहिए। वैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपकी छोटी सी जो राय है वो गलत होगी, वो आगे मैं वेल डिफाइन कर दूंगा, लेकिन ये है कि अभी हमें ये पता चाहिए कि नॉलेज क्या कहते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज़ आई, ये चौक है, किसी ने आपको बताया, इससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, ये चीज़ आपके पास आ गई। ये क्या था, इन्फॉर्मेशन थी। इसका आपने देखा कि इसका राइट यूज़ क्या है, आपने यूज़ करके देखा, फिर आपको पता चला जी ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सारी होगी, ये नॉलेज बन गया आपका, सही होगी। इसलिए तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना विद द रेफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री के अंदर 9th के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्ट तक ही रहूँ, मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए कि मेरी कोशिश ये होती है कि जिस इन्वायरमेंट में मैं बैठा हुआ हूँ मैं उसी इन्वायरमेंट में, मैं लेबर्स के साथ बैठा होता हूँ, मजदूरों के साथ, मैं उन्हीं की तरह बातें करता हूँ, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, फिजिकली भी वर्क करता हूँ। सही होगी, मज़ा ही तब आता है कि जहाँ आप बैठे हुए उस इन्वायरमेंट में आप बातें करें। 9th के आपके सब्जेक्ट जो हैं वो है आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साथ में कंप्यूटर होगा किसी के पास। इसके लिए साइंसेस में ये दो आपने रखे हुए होंगे, बकिया क्या होगा, सिंधी लैंग्वेज की वजह से उन्होंने रखी हुई है। फिर आप आ जाएँ उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, सोशल स्टडीज़ का भी नाम दे देते हैं, कभी पाकिस्तानी स्टडीज़ नाम दे देते हैं, साथ में आ जाता है इंग्लिश आ जाता है इसके लिए। यानी 3 लैंग्वेजेस आपकी डाली हुई हैं उन्होंने, और फिर सोशल इन्वायरमेंट डाला हुआ है, और साथ में 2 साइंसेस के सब्जेक्ट हैं। साइंसेस से शुरू करते हैं, बच्चे आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं हम इस चीज़ के लिए। पहले तो वर्ड से चलते हैं, किसी भी चीज़ को समझना हो तो सबसे पहले उस लफ्ज़ पे चला करें कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। जैसे हमने नॉलेज वगैरह से देखा है इस चीज़ के लिए, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बता दें यार, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है। सही हो गया, इसमें 2 चीज़ें मुझे और डिफ़ाइन कर दें, मेरे लिए इजाफा हो जाएगा। नहीं, साइंस और मैटर। साइंस किसे कहते हैं, साइंटिफिक नॉलेज आप बता रहे हैं, बैठ जाओ, थैंक यू। स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, सियासियात को कहते हैं। तो मसला हो जाएगा, ये आपकी डेफिनेशन वहाँ पूरी नहीं उतरेगी। सही है, एक छोटी सी आपको वाकया सुनाता हूँ, बैठिएगा। एक सब्जेक्ट है, इंटर में जाके पढ़ेंगे, कैलकुलस कहते हैं उसको। कैलकुलस जब डिज़ाइन हो रही थी तो 2 मैथमेटिशियन थे, उनमें लड़ाई चल रही थी, रीमान और लबैक। सही हो गया ना। सोल्यूशन कैसे हुआ इसका, सोल्यूशन ऐसे हुआ, रीमान ने कहा मेरा जो फार्मूलाज हैं इससे सारे लबैक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लबैक के जो फार्मूलाज हैं उससे मेरे सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते।
तो दैट्स व्हाई रीमान को ऊपर रखा गया। आपकी डेफिनेशन हर चीज़ पे पूरी नहीं उतर रही, लोकली हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्लोबली सही नहीं है। सही होगी इस चीज़ के लिए कोई और देना चाहे, वरना मैं बता दूंगा, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। सांसिया से निकला हुआ एक वर्ड है। बेसिकली जो लैंग्वेज चली है ना, ये लैटिन अक्सर है, यूनानी को ले लें, अब्रानी को ले लें, हर्ब्रियो जिसे आप लोग कहते हैं इस चीज़ के लिए, सही नहीं। सरियानी के और पीछे चले जाएं, इंजील सरियानी ज़ुबान में लिखी हुई थी, सही होगी ना। तो लैंग्वेजेस के लिए हमें बैकग्राउंड जाते जाते वहाँ टच करना पड़ जाता है अक्सर बेशतर इसके लिए, तो वो टू गेन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आता है साइंस का। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस और वेल डिफाइन आज के दौर में इसकी जो डेफिनेशन है वो एवरी अरेंज नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अब आ गए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आप बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। आपने कोई भी चीज़ लिखी तो उसके अंदर रिएक्शंस को वेल डिफाइन आपने करना होता है। रिएक्शन किसे कहते हैं? किसी को तो कहते ही होंगे, रिएक्शन किसे कहते हैं? कितने चैप्टर हो गए केमिस्ट्री में? कितने चैप्टर पढ़ लिए आप लोगों ने? कितने? 8 चैप्टर पढ़ लिए और केमिस्ट्री का नहीं पता। ये कोई मज़ेदार बात नहीं की आपने। केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल रिएक्शन, देखिए नाम पे जाया करें। और अगर आपको कुछ नहीं आता, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। आप सीखना नहीं चाहते, माइंड करने वाली बात है, सही होगी ना। मैं स्पोक्समैन था उर्दू का। बैचलर की बात है कि मेरे एक टीचर ने मुझे बुलाया, कहते हैं तुमने जो आर्टिकल लिखा है इंग्लिश में, इसमें 100 गलती हैं। मैंने कहा सर मैं उर्दू मीडियम का बच्चा हूँ, पीले स्कूल का पढ़ा हुआ था मैं। मैंने कहा सही है। कहते हैं सगीर कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, तुमने इतनी गलतियाँ की हैं, लेकिन क्या आज से सीखना चाहोगे? मैंने कहा वेल डिफाइन। विद इन 6 मंथ मैं सेमिनार और वर्कशॉप्स क्या था, ना सिर्फ इंग्लिश में बोलता था, मैं इडियमेटिक बोलता हूँ। 2 तरह के बोलते हैं ना लोग, एक होता है इडियटमेटिक, एक होता है इडियमेटिक। सही होने छोटा सा फर्क होता है इस चीज़ के लिए हाथ से। तो पहले मैं इडियटमेटिक बोलता था, उसको टीचर ने कन्वर्ट कर दिया इडियमेटिक। क्यों? लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको नहीं पता तो इट्स ऑल राइट, कोई इसमें माइंड करने वाली, लेकिन आप चाहते ही नहीं है, ये एक माइंड करने वाली बात है इस चीज़ के लिए। नहीं किया था, वैसे ही मैं खुश हो रहा था कि शायद आप लोगों ने क्वेश्चन किए। हाँ जी, बात हमारी कहाँ रुकी थी कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि अगर आप सीखना नहीं चाहते तो ये एक माइंड करने वाली बात है। और दुनिया का कोई भी इंसान जो है, अगर आप रेनी कार्टेशिया के बारे में कभी आपने सुना हो, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुजरा है, मैथमेटिशियन भी था, टूरिस्ट था, 40 साल की उम्र में उसने पढ़ना शुरू किया था और इतना बड़ा नाम बन गया। हज़रत कादिर जिलानी के बारे में यही कहा जाता है कि 40 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया। आइंस्टाइन का देख लें कि शुरू का स्टार्टिंग देख लें, बाद की स्टार्टिंग देख लें, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोहर को ले लें, ओहम को ले लें। ओहम जो था वो बढ़ई था, लकड़ी का काम किया करता था, तो उसके इलाके में लोग लेक्चर देने आते थे और वहाँ से उसने एक दिन अपनी क्रिएशन बताई और फिर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना शुरू किया। तो इसमें कोई बात नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन ये बुरी बात है कि आप सीखना नहीं चाहते। तो लर्निंग के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जिस भी लैंग्वेज में आपने पढ़ना हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, फ़ारसी हो, जर्मन हो, संस्कृत हो, लैटिन हो, कुछ भी हो, वो कंप्लीट आपको आनी चाहिए, सही है, ताकि आप पढ़ रहे हो तो आप उसी तरह परसीव करें जिस तरह से वो लिखा हुआ हो। जैसे आपसे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि लोगों को बेवकूफ़ सही जगह इस्तेमाल करना नहीं आता। छोटी सी एक और बात बताऊंगा कि कहा जाता है ये चीज़ मेरे लिए सूदमंद है। गलत है, सूद तो हराम है भाई। तो ये लफ्ज़ हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंग्लिश के, उर्दू के लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि उस मायनों में वहाँ होते ही नहीं हैं। कल एक डिक्शनरी में एक लफ्ज़ देखा, हमारे पास एक कंप्यूटर के टीचर आए तो कहते हैं सही भाई सिमुलेशन की मीनिंग। मैंने क्या डिक्शनरी देख लेते हैं, उन्होंने डिक्शनरी ला के दिखाई तो उसमें लिखा हुआ था कि कंप्यूटर मॉडलिंग। मैंने कहा यार मेरे जहन में ये मायने नहीं है, तो कोई और अच्छी डिक्शनरी देखते हैं। तो BBC वाली जो डिक्शनरी थी अच्छी कहलाती है, रीडर डाइजेस्ट की अच्छी कहलाती है, ऑक्सफोर्ड वाली अच्छी कहलाती है, मरियम वेबस्टर अच्छी कहलाती है। उनको जब देखा तो उसमें बेहतर था, सही होगी ना। तो कहने की जो बात है वो ये वाली चीज़ है कि आपको राइट चीज़ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री आपने शुरू किया, 8 चैप्टर पढ़ ली, अभी भी कुछ नहीं गुजरा, टाइम है अभी भी आपके पास। आप दोबारा से उसको स्टडी करना शुरू करें समझ के। जैसे भी रिएक्शन की बात हुई थी, रिएक्शन क्या है? एक्शन को दोबारा रिपीट किया जाए, रीएक्शन होता है।
सही है। सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है बेसिकली, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है, सिंबल्स हैं। ओहम ने इसको ज्योमेट्री से भी सॉल्व किया हुआ है। इसी वजह से थोड़ी देर पहले जो इनको मैं बता रहा था मैट्रिक वालों को कि ब्रेन की जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है ये बहुत जगह इस्तेमाल हुई है, तो ज्योमेट्री से भी पूरे रिएक्शन सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उसमें आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के वर्ड क्या है, रिएक्शन क्या है, एलिमेंट है, एटम है। जैसे आपको तो पता होगा केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर जैसे एटम डिफाइन किया जाता है तो कहते हैं जी एटमॉस से शुरू हुआ है, सही ना। क्रोमोसोम है, रंगदार धागे को कहती हैं इस चीज़ के लिहाज से, सही होगी ना। एलिमेंट की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इसके लिए आप अगर थोड़ा सा उसको उसके साथ रिलेट करेंगे जो उसका टाइटल है तो आप ज़्यादा वेल डिफाइंड। इसके लिए एक अच्छा काम ये हो सकता है कि 2 डिक्शनरीज अपने पास रखें। एक इंग्लिश की डिक्शनरी अपने पास रखें, सही, अच्छी डिक्शनरी, सही होगी, ऑक्सफोर्ड वगैरह रखी जा सकती है। दूसरी उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी आ जाएगी, पेंगुइन की अच्छी है, मैग्रो हिल की अच्छी है, नहीं मिलती ऑनलाइन फ्री मिलती हैं, कोई उसमें नहीं आती वो डाउनलोड करें। अगर ऑनलाइन पढ़ा नहीं जाता, स्क्रीन डिस्टर्ब करती है, आप प्रिंट आउट निकाल लें उसका, आपकी 50 रुपये में क्या होगी, आराम से पूरी डिक्शनरी आपके पास होगी, पॉकेट मनी स्टाइल है ये, कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो लेकिन आपको समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस तरह से आप लैंग्वेज चलेंगे। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अपना फ़लसफ़ा होता है। जैसे केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री की तरह सोचना पड़ेगा। इसकी मिसाल एक छोटी सी देता हूँ। पुराना एक लतीफ़ा आपने सुना हुआ होगा कि कुछ बच्चे थे वो तांगे में स्कूल जाया करते, घोड़ा गाड़ी जिसे आप कहते हैं। एक दिन तांगे वाला परेशान घूम रहा था तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहते हैं जी घोड़ा गुम हो गया और मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तो जो तांगे में बच्चे जाते थे, एक बच्चे ने कहा अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो कहते हैं सही कोई इनाम रख दिया होगा। वो थोड़ी देर में गया, घोड़ा ढूंढ लिया उसने। तो तांगे वाले ने कहा आपने इसको कैसे तलाश कर लिया? कहते मैंने ये सोचा अगर मैं घोड़ा होता तो मैं किधर जाता। सही हो गया। तो आप जिस भी इन्वायरमेंट को सीखना चाहते हैं आपको वैसा होना पड़ता है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री की तरह सोचना, जैसे वो सब्जेक्ट आपसे रिक्वायरमेंट करता है। यहाँ पर they are having 5-6 subjects. Sure. Is it possible to transform their self for that specific subject? For example, chemistry के लिए he should be a chemist, biology के लिए he should be a biologist. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी रैपिडली हो सकेगी? सही हो गया। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें जहन में रखें। जो हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। वैसे तो हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, लेकिन इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो 10⁻31 पैरेलल कंप्यूटर लगे हुए हैं इसके लिए। क्या होता है कि इसके नॉलेज गेन करने का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। ये दूसरे चीज़ को सपोर्ट करता है। जब आप लैंग्वेज से आ रहे होंगे ना तो ये उस सब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा। फिर इसने क्या करना है, अपना बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर अपना एक सिस्टम बना लेना है। फिर आप जब भी उस सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे आपको नए सिरे से वो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा उस तरह। सही होगी ना। तो ये एक अल्लाह ताला ने जो ब्रेन की नेमत दी है वाकई में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्बिनेशन है इसलिए। तो दैट्स वाई ये है कि आपको उस तरह से थोड़ा सा करना होगा। फिर आ जाते हैं कि आपको बोर्ड में नंबर भी लेने होते हैं, तो उसका भी बड़ा सादा सा फार्मूला है। 9 मैट्रिक में नंबर लेना जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी वजह से आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि 19-20 हज़ार के करीब A1 आ रहे होते हैं 9 मैट्रिक के अंदर, और वो आगे जाके जो है वो श्रिंक होते होते बहुत कम हो रहे होते हैं। तो उसमें आप ना घबराएं। आप क्या करें कि डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए हैं। कोशिश करें कि नोट्स खुद बनाएं, बजाय इसके कि आप एडॉप्टेड किसी के पूरे नोट्स रटना शुरू कर दें। नहीं, आप नोट्स लें ज़रूर। आपके इधर कई अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनके हाथ के लिखे हुए बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, सही है। आप 2-3 डिफरेंट स्टाइल के नोट्स ले लें, रेफरेंस बुक्स आप ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन नोट्स बनाएं खुद। एक तो उससे ये होगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, और दूसरा से आपको क्या होगा, एक्सप्रेस करना आ जाएगा चीज़ों को। क्या होना चाहिए, डेफिनेशन उसमें होनी चाहिए। एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। पहली डेफिनेशन किताब की होती है, दूसरी तीसरी आप कहीं से भी डाल लें। एग्जाम्पल ज़रूर डालें। एग्जाम्पल एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात लगती है। एक बुक की डाल दें, एक उसके अलावा कहीं से भी उसके डाल दें। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आपका वेल डिफाइन हो गया, उसमें टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पे की तरफ आ जाएं। अगर लॉ है, जैसे आपके 2nd चैप्टर के अंदर आपके लॉज दिए हुए केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड,
उसमें भी 2 स्टेटमेंट हो, एक बुकिश स्टेटमेंट आ जाती है, एक आपने डिक्शनरी से ले ली या किसी और जगह से एक अच्छी कंपाइलेशन ले ली, फिर उसका क्या गया एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, वो उसकी एग्जाम्पल बन जाएगी, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बड़ा आसान सा है केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लेना। 9th के अंदर क्या होना चाहिए है, मैक्सिमम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मैक्सिमम टाइम है। वरना क्या हो कि नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए तो नवंबर एंड से बाकायदा पूरे पेपर के 3 आवर्स के लिहाज से आप क्या करें, अपना पेपर डिलीवर करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अक्सर बेशतर मैं ये कहा करता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने स्कूल के अंदर 1.5 से 2 घंटे में पेपर कंप्लीट किया तो वो जाकर एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अपना होता है, सही होगी। तो इस तरह करके आपको अपनी क्या रखना पड़ेगा, स्केड्यूल करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट जिसे आप करते हो, सही है। इसमें कोशिश ये करें कि जो भी आप टेस्ट दें वो सिर्फ अपनी क्लास टीचर को चेक ना कराएं, इसके अलावा डिफरेंट जगहों पर जो आपके राब्ते के सीनियर्स हों उनको भी चेक कराएं। कभी कभार होता है टीचर फेवर ले रही होती हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये वाला पॉइंट होगा कि आप जब जाएंगे फाइनल में तो आपको पता होगा कि ये मेरे जेन्युइन नंबर होंगे या नहीं। कराची के जो मेरे पोजीशन होल्डर थे, जैसे 2001 का फवाद हुसैन कुरैशी प्री इंजीनियरिंग 2nd ईयर का मेरा पोजीशन होल्डर, वो कभी मेरे पास आता था तो पेपर देकर आया कि सर 99 आएंगे। फाइनल मार्कशीट आई 99। सर इंग्लिश में 77 आएंगे, मार्कशीट आई 77। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उसे पता है, उसने इतनी जगहों से अपनी कॉपीज चेक करवाई हुई है, उसे पता है कि ये जो मैं लिख कर आया हूँ इस पे इतने नंबर आते हैं। बहुत से बच्चे हैं पूरा पूरा पेपर करके आते हैं, देखें 50, 52 और बोल रहे होते हैं पूरा पेपर किया है। बिल्कुल आपने किया होगा पूरा पेपर, लेकिन आपने माजी में वो कितनों को चेक करवाया था। जैसे अभी आपसे पहले मैट्रिक की क्लास थी तो उसमें वेक्टर की डेफिनेशन में सिर्फ एक लफ्ज़ गलत था, टू स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस पर पूरा गलत हो जाता है। आप लोगों ने बॉयज़ लॉ पढ़ा होगा, अगर कोई मुझे बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट बता दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। केमिस्ट्री में लॉस नहीं है, ख़त्म कर दिए, अच्छा हटा दिए गए इस चीज़ के लिए, चलें सही है। इसके कोई भी आप चीज़ ले लेंगे उसमें क्या होगा कि अगर आप पंक्चुएशन की भी गलती कर दें मायने बदली हो जाते हैं, सही है। अब इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ जनरेट होगी कि आप तो अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करके आ गए, आपने स्पेसिफिक, आप बोलेंगे क्या सिर्फ स्पेसिफिक का वर्ड ही तो नहीं लिखा, लेकिन उससे मायने क्या हो गया। छोटी सी बात है, आप क्या करते हैं, आप केमिस्ट्री लिखते हैं कैपिटल सी से, आप केमिस्ट्री लिखते हैं स्मॉल सी से, क्या फ़र्क आएगा? कोई भी बता दे मुझे, बड़ा मज़ा आएगा अगर कोई जवाब देगा। हाँ जी, केमिस्ट्री कैपिटल सी से लिख दिया मैंने, श्योर। चल इंग्लिश के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब इसको केमिस्ट्री की तरह सोचें और अब मुझे पता, यानी कि इंग्लिश में आपने सही कहा, इंग्लिश भी जहन में रखें, जो आपने कहा आपका आंसर सही है। अब इस आंसर को ट्रांसफॉर्म करें केमिस्ट्री के लिहाज से, आप क्या समझेंगे? प्रॉपर नाउन हुआ तो वो सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट होगा। अगर ये हमने स्मॉल सी सी कर दिया तो जो फंक्शनिंग केमिस्ट्री कहलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा थे, उन्होंने अपनी इसमें पॉलिटिकल जो इनकी चल रही थी उस मूवमेंट में उन्होंने कहा कि इस शख्स ने लाइक अ कैटलिस्ट काम किया है हमारे लिए, सही होगी ना, कि वो क्या होगा, वो जो कैटलिस्ट का फंक्शन होता है वो वहाँ पर आया, सही होगी ना। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे बैठ गए, बहुत से बच्चे मुझे कॉपी चेक करवा रहे होते हैं, दरमियान में कैपिटल सी से केमिस्ट्री लिखा हुआ होता है। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये प्रॉपर नाउन क्यों इसने यूज़ कर दिया, सब्जेक्ट के तौर पे तो इधर आना ही नहीं था। क्या होगा, मेरे जैसा कोई टीचर होगा गलत कर देगा, मैं कहूँगा नहीं यार इसका मतलब है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्यों इसने इसको ऐसे ले लिया, सही होगा। पूरा पूरा मायने बदली हो रहा होता है, सही की बात इस चीज़ के लिए आते हैं।
तो उसमें क्या है कि आपको ये वाली चीज़ जो है इस पर फोकस करना है। बकिया क्या है कि 5 ईयर को रीड आउट करते रहा करें ताकि कम्बिनेशंस आपको समझ में आते रहें कि क्या कम्बिनेशंस हैं इसमें। और बकिया जो है सीनियर्स ऐसे जो हों जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हों, डैशी मार्क्स कहते हैं, जो इसमें नॉलेज भी मौजूद हो, उनके साथ रहें। जैसे कोई ऐसा, जैसे हम यहाँ पर आ गए, मेरा तकरीबन 24 से 25 साल का तजर्बा है टीचिंग का और पढ़ाने का, उसमें से आप क्वेश्चन हर वक्त अपने पास तैयार रखें। क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास कि आप उसमें से पूछें कि आपको हुआ लाइफ में कि यार ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉलोनोमिक थ्योरी पे एक दफ़ा काम कर रहा था, तो एशिया में किसी ने काम नहीं किया था, मैंने वो क्वेश्चन लिख के रखा हुआ था। मैंने कहा कहीं पर भी मुझे कोई अच्छा टीचर मिलेगा तो मैं करूँगा। तो केयू में कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें क्या है बाहर से नोबेल ओरिएंटेड भी आए हुए थे, तो मुझे भी टीचर ने बैठने का मौका दे दिया, तो मैंने उनसे सवाल कर डाला, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। रिलेटिविटी मुझे हिस्ट्री के एक टीचर ने समझा दी थी, क्या था उसका शौक़ था उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, आज मैं यहाँ पर आ गया सही ना, आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं हैं, तो क्या करें, अपने पास क्वेश्चंस रखें। और जो तरतीब मैंने आपको बताई केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस तरह रखें कि डेफिनेशन का हो गया, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हो गए हमारे, पूरी बुक ख़त्म किया करें। 3, 4, 5, 7 चैप्टर से नंबर लेने की कोशिश ना किया करें। इससे नुकसान क्या होगा, जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे आपकी बेस ही नहीं बनी हुई होगी। उससे क्या होगा, शॉर्टकट्स की तरफ चले जाएंगे आप, सही हो गए, रूट लर्निंग की तरफ चले जाएंगे, या फिर नकल माफिया की तरफ चले जाएंगे, या पैसे दे के परसेंटेज की, यानी कोई भी ऐसा होगा जिससे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो उस तरफ से क्या करें, इज्तिनाब करें, और जब भी लर्निंग का शुरू करें तो अपनी बेस वहीं से शुरू करें। कोर्स ख़त्म करने का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ बायोलॉजी की तरफ। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बताते हैं बायोलॉजी क्या होती है। How many of you are from biology पढ़ रहे हैं? Raise your hand. One by one. ये आप जी सारे जो क्वेश्चन किया बायोलॉजी किसे कहते हैं बायोलॉजी? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप बायोलॉजी बैठ जाओ। बायो रोबोट्स इस तरह जवाब देना सही है आपकी। मेरा कॉलेज का इंप्रेशन तो नहीं खराब करे बायोलॉजी की। नहीं, बुकिश नॉलेज के साथ सही है बिल्कुल। आपकी किताब जो है वो डेफिनेशन के तौर पे यही कहती है। इसको अगर और ज़्यादा अच्छा वेल डिफाइन करते हैं, एटमोलॉजिकल ले लें, बायोस को अलहदा करते हैं, लोगोस को अलहदा कर लें, तो क्या होगा, पहले एक डेफिनेशन ये बन जाएगी, उसके बाद जो आपने कहा ये एक डेफिनेशन बन जाएगी। फिर इसको देखें क्या बायोलॉजी इतनी हद तक महदूद है या इसको आगे भी इन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो क्या होगा कि बायोलॉजी को जो समझने का मेन तरीका ये होता है कि आप जो उसकी डायग्राम्स होती हैं, जैसे केमिस्ट्री में ये है कि आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए। केमिस्ट्री में आपकी प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड की, क्या हुआ, आपके पास 3 मिनट रह गए, पेपर ख़त्म होने वाला है, आप सिर्फ क्या करें 4 रिएक्शंस लिख दें उसके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि सिर्फ आपने 4 लाइंस लिखी हैं, आपको पूरे मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है ही क्या, साइंस ऑफ रिएक्शंस है। इसी तरह से बायो के अंदर, और ऐसा हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। मैंने बताया कि मेरे स्टूडेंट जो नाइट्रिक एसिड का है बिल्कुल ऐसे ही करके आया, उसके पास 1-2 मिनट थे, उसने यही किया, उसके 75 आउट ऑफ 75 थे, जिन दिनों 75 का पेपर हुआ करता था। और यही मैं एग्जाम्पल बायो की जो देने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपको जो डायग्राम्स हैं वो बनानी आनी चाहिए समझ के, उसकी लेबलिंग प्रॉपर आनी चाहिए। ये बायो में सबसे पहला काम होता है। उसके बाद आपके पास टाइम है, जितनी लेबलिंग की है उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दें। आप अगर पहले में डायग्राम बना के लेबल कर दिया, आपके नंबर पूरे हो चुके हैं। अब आप टीचर पे एक्स्ट्रा इंप्रेशन डालने के लिए आप उसे एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। तो जब भी बायोलॉजी को आप स्टडी करें, जैसे अभी किताब का एक ड्रॉबैक जो है, प्रेजेंटली जो किताब का ड्रॉबैक है, वो ये ड्रॉबैक है कि इसकी ये इंग्लिश किताबों से इन्होंने लेके बनाई हुई है। केमिस्ट्री भी यही है और ये भी वही है। वो मेरे पास बुक्स ओरिजिनल भी मौजूद हैं जिनमें से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है पूरा का। वो सारी डायग्राम जो थी वो कलर्स में थी, उसको जब इन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया है तो वो सारी ख़राब हो गई। इसी के बजाय पुरानी बुक्स आप ले लें तो उसकी डायग्राम ज़्यादा अच्छी हैं। अभी आप लोग कलर में है, ब्लैक एंड वाइट है, वो कलर की फ़ोटो कॉपी है। असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर का अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन की तरफ है,
जिस तरह भी पहले था कि जी उसमें वो बॉयज़ का है, जहाँ पर सर थोड़ा सा डिफरेंस करें आप बता दें ताकि अपडेट हो जाएगा सर। श्योर। अच्छा, तो उसमें क्या है कि ये इस वजह से आपको तस्वीरें नहीं समझ में आती। मियोसिस और माइटोसिस की अगर तस्वीर देखें बिल्कुल ही नहीं क्लियर उसके अंदर, सही है। तो उसके बजाय फिर आप नेट यूज़ कर सकते हैं, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें बहुत अच्छी वेल डिफाइंड मौजूद हैं। लेकिन क्या है कि आपको पिक्चर्स समझ में आनी चाहिए। अगर आपको पिक्चर्स नहीं समझ में आएंगी तो आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, सही हो गया ना। तो बायोलॉजी में मेन उसकी जान होता है ना, सेंट्रल आइडिया किसी भी चीज़ का। जो आपका टाइटल होता है ना, वो सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी चीज़ का। जैसे अभी हम इंग्लिश पर आते हैं तो उसमें मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो बायोलॉजी में अगर आपने नंबर लेने हैं तो आपको ये वाली चीज़ जो है, जो मैंने बात करी, ये वेल डिफाइन होनी चाहिए। जितना अच्छा करें, वैसे ये है कि इसमें जो आपके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जो नाम हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वो रट्टा ही मारना पड़ेगा। वो आप मेडिकल में भी चले जाए तो रट्टा ही मारना होता है सारा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि उसके बहुत ज़्यादा लॉजिकल नाम हो। क्रोमोसोम हो गया, टेक्सोनोमी हो गया, इस तरह के नाम तो कुछ हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन सब नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइन नहीं रखे कैसे। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इस पर आपके लैंग्वेजेस वाली साइड की तरफ, कि 3 लैंग्वेजेस जो डाली हुई हैं। इंग्लिश में मार्क्स लेने का जो है, एक तो ये है कि आप सही लिख दें, बहुत अच्छी बात है, आपको हो जाएगा इसके लिए। लेकिन एक यूनिक तरीका मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कराची में, 97 में करवाया, 7, 8, 10 साल करवाता रहा ये सब कुछ। फिर उसके बाद एक नया स्टाइल में लेकर आया था कि क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप ऐसे करें, हर क्वेश्चन का अलग टाइटल बनाएं। जैसा होता है ना, आपके चैप्टर का टाइटल होता है, क्वेश्चन का आप टाइटल बनाएं और वो चैप्टर का टाइटल ना हो, सही होगी ना इसके लिए। उसके बाद आप आंसर डाल दें, जो भी आपका आंसर है उस क्वेश्चन का, मोरल की हेडिंग डालें उसके अंदर। तीसरा जो उसका मोरल, नंबर आपको आंसर के मिलेंगे सिर्फ, लेकिन वो जो इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर पर, तो वो फिर आपको 100 मार्क्स देते हुए घबराएगा नहीं। वरना होता क्या है कि टीचर जिस पे 100 मार्क्स देता है वो कॉपी 3 दफ़ा रीचेक होती है। 99 मार्क्स तो दे सकता है टीचर, 100 देते हुए बड़ा घबराता है। वो कहता है यार दोबारा रीचेक हुई तो कोई गलती निकल आई तो क्या बोलेंगे, सही है। लेकिन इस तरह के बिहेवियर में, जैसे अभी साइंसिस पे मैंने आपसे बात की थी, ये बिहेवियर अगर आप लेकर आएंगे तो ना टीचर माइंड करेगा ना बोर्ड वाले माइंड करेंगे। हाँ, लैंग्वेज को किस तरह पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज को इस तरह पढ़ें कि आगे इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपकी लैंग्वेज ही बेहतर नहीं है तो आप प्रॉब्लम ही नहीं गेट कर सकते। अब अगर कोई शख्स बोल रहा है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास इंटीरियर से कोई पेशेंट आए, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सरहद हो, अब वो टूटी फूटी ज़ुबान में उसे कुछ समझा रहा होता है, तो अगर परसीविंग डॉक्टर की अच्छी नहीं होगी तो वो उसकी बीमारी नहीं समझ सकता। इसी तरह से अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप एक तो उसको समझ नहीं सकोगे, आप हमेशा टीचर डिपेंडेंट रहोगे। और जितनी जल्दी आप ये डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हो ना, उतनी तेज़ी से आप आगे जाओगे, सही होगी बात इसके लिए। तो क्या है कि लैंग्वेज को आपको इस तरह से करना चाहिए, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे बकिया उसका लिटरेचर आप स्टडी कर रहे हो। इस पर मेरी ख्वाहिश हो कि पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, ताकि फिर हम अगर इसमें कुछ डालना होगा वो है, इसलिए कि क्वेश्चन नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, कोई भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वैसे ही हो कि वो आपका दोस्त हंस क्यों रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है, तो वैसे ही कर लेना चाहिए। नहीं माइंड नहीं करें किस चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी करे, आप कोई क्वेश्चन करें, आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर नेम। आपका माय नेम इज, क्या नाम है? अरीज का मतलब क्या होता है? फूलों की खुशबू, हर फूल की खुशबू। क्वेश्चन करें, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर स्टडीज, आप तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छी हैं, यू आर गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स, आपकी 8 में कितनी परसेंटेज थी? 96 थी। Now you must frame some question because I was observing you, you were looking outside, that's why I made you stand. किस परसेंटेज के लिए फ़ाइट कर रही हैं 9th में, क्या टारगेट क्या है इस चीज़ के लिए? 90s में आ जाएगी, सही है। अब आपने 90s परसेंटेज वाली कोई बच्ची पहले कभी देखी है?
जो आपके दुआ सलाम में और रिश्तेदारों में किसी में भी उसके लिए, उसकी क्या वो थी, आदतें थी जो आपसे मैच करती थी कि आपकी भी 90% आ जाएगी? अच्छा, स्कूल के अलावा आप कितनी देर पढ़ती हैं? आप अपनी रूटीन बताएं। आप 2 बजे घर जाए, घर कितने बजे पहुंचती हैं? 2:30 बजे पहुंचती हैं। तो उसके बाद आप अपना लंच करती होंगी, फिर देन यू गो टू स्लीप और पढ़ती हैं, क्या करती हैं जी? सो जाती हैं। फिर कितने बजे यू गो? 5 बजे। उसके बाद आप ट्यूशन पढ़ती? ट्यूशन नहीं पढ़ती। अच्छा सर, ये भी थोड़ा बैठ एक आ गया। वेल, हाउ यू सी ट्यूशन इज हाउ मच सपोर्टेड समहाउ द अदर। आई एम अगेंस्ट द ट्यूशन। मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे कितने लोग ट्यूशन एकेडमीज जाते हैं? रेज कंप्लीट अपना हाथ पूरा ऊपर करें ताकि पता चले। सही हो गई। नहीं, दोबारा प्लीज मैं काउंट करूंगा। ये जो 3 स्टूडेंट्स जाते हैं, हम भी जिनको पढ़ा रही होती हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ा रही होती हूँ जो कि अननेसेसरी भी होती हैं, उसकी क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। कहते हैं बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद फाइबर में नहीं आया, ये आता ही नहीं है, तो अब हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसकी भी ज़रा श्योर। अच्छा, पहले तो यही वाली चीज़ ले लेते हैं, उसके बाद अगले उस पर आ जाते हैं कि जैसे बात हुई हमारे नॉलेज की इस चीज़ में कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि जो अननेसेसरी हो किसी भी लिहाज से। कुछ उलूम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका नॉलेज आपको तंग कर सकता है, जैसे जादू का है, हराम जो चीज़ें हैं उनका है। उसके अलावा हर चीज़ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होता है इस चीज़ के लिए। जैसे आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए है, लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग स्टाइल्स आने चाहिए हैं। सही हो गई। आपको सिंगापुर यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी मिसाल लेके चलता हूँ आपके साथ। मेरे कुछ स्टूडेंट वहाँ एमएस वगैरह करने गए, तो उनको जो पहली डेमो दी गई उसमें उनको ये बताया गया कि रोज़ाना कितना पानी पीना है आपने। सही होगी ना। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन पानी की मदद से होती है, या फिर आप जो लाइव एयर से ले रहे होते हैं, ये नहीं होगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ब्रेन एक तो क्या है कि हाईली ग्लूकोज ब्लड चाहता है और बकिया ऑक्सीजन चाहता है। अब अगर आपको ये वाटर से रिलेटेड कोई बात बता रही हैं तो ये बेसिकली आपको बता रही हैं कि आप किस तरह से अपने ब्रेन से काम लेंगे। जैसे जब मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया करता था तो मैं उससे ये पूछता था कि भाई अगर 2 घंटे के बाद तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी डाइट चेंज करवा दूँगा। तो हर चीज़ जो है वो क्या है, रिलेटेड है। सर कुछ स्टूडेंट हैं जो आते सोते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑब्जर्व देम इन द राइट इन द मॉर्निंग दे आर फीलिंग स्लीपी। उसकी वजह है, देखें अगर हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो सोडियम डेफिशिएंसी और शुगर डेफिशिएंसी आपको कंसंट्रेशन से पीछे लेके चली जाती है, तो हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ स्लीप मैनेजमेंट ना हो, ये भी बाकायदा अब एक सब्जेक्ट बन चुका है कि प्रॉपर नींद लेना जिसे आप कहते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे भी आपने सीखना है। टाइम मैनेजमेंट अब एक सब्जेक्ट बन चुका है बाकायदा, कैरेक्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बन चुका है। तो कोई भी सीनियर, टीचर रिलेटेड कोई भी सीनियर आपको कोई भी बात बता रहा हो तो उसे आप नोट डाउन ज़रूर करें ताकि आप उसे लर्न करें इस चीज़ के लिहाज से। बल्कि इन्होंने कहा था कि ट्यूशन अकेडमीज़ का रोल क्या है। देखिए अगर किसी 9 मैट्रिक के हिसाब से इंटर तक की मैं अगर बात करूं, ट्यूशन एकेडमी का रोल क्यों इतना ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में आना शुरू हो गया। हमने क्या किया कि फ़रार इख्तियार कर ली सीनियर्स ने अपने जूनियर्स को बताने के लिए आते, चाहे बड़ा भाई बड़ी बहन कुछ भी हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता है उनको तो उसके बाद ट्यूशन एकेडमी का कोई रोल नहीं है। मैं पढ़ाता रहा हूँ 20-22 साल, मैंने ट्यूशन एकेडमीज़ में पढ़ाया है। क्या होता है, हम आते हैं, चौक पकड़ते हैं, लिखना शुरू करते हैं। 45 मिनट का हमारा मैक्सिमम लेक्चर होता है। हमने उसमें क्या होता है, नोट्स लिखवाने भी होते हैं और वही चीज़ जो लिखी हुई होती है वो पढ़ के बतानी होती है। हम ये समझते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती,
वरना जिसको इंग्लिश आती है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो पढ़ ही लेगा। हमारे इधर लॉजिकल जो है वो उस तरह तो बताया ही नहीं जाता। हीट को अगर हम ले लें तो आपके इसमें केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर है बाकायदा, सही होगी ना, उसमें हीट की और टेम्परेचर की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से मर्ज की हुई है, हीट की तो वहाँ से डेफिनेशन समझ ही नहीं आती, सही होगी ना। इसके लिए तो क्या है कि हमें तो उस तरह की चीज़ ही नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, डिग्री सेल्सियस होता है, तो एक लंबा टाइम लगा था मुझे रिसर्च करने में कि ये इसको डिग्री सेल्सियस क्यों कहते हैं, ये जो ज़ीरो इतना ऊपर चला गया ये कैसे चला गया पूरा। और फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई मैंने, वो अब किताबों में मौजूद है, सेल्सियस डिग्री एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, सही होगी ना। अब क्या है कि देखिए सिंबल्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे हीट की मैंने कहा प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो नहीं है, इंटरनल एनर्जी को अक्सर हम हीट कह दिया करते थे, सही होगी ना बात। तो क्या है कि ये चीज़ होती है किसी भी जगह अगर आप सीखने जाते हैं स्कूल से अलावा, वैसे तो स्कूल में ये सब कुछ बताया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ पे कोई अच्छे टीचर नहीं मिले तो आप सपोर्ट लेने के लिए किसी जगह जा रहे हैं, तो अगर नोट्स ही लिखवाने हैं तो उस जगह से नोट्स मंगवा लें। तो ट्यूशन एकेडमीज़ का कोई बहुत पॉजिटिव रोल हमारे माशरे में नहीं है, सिवाय इसके कि वो नोट्स देते हैं हमें, इसके अलावा कोई भी नहीं सीख ले। तो श्योर नोट्स क्वालिटी के लिहाज से जब हम नोट्स देते हैं स्टूडेंट्स को तो ये हमारे पास डिफरेंट जगह के नोट्स लेकर आते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल चैप्टर है, आपका नोट्स आपके नोट्स में ये 32 पेजेस में है और हमारी कोचिंग के नोट्स में तो 12 पेजेस पे आ गया। सही स्टूडेंट्स को ये बताएं नोट्स क्वालिटी के लिहाज से, मतलब ये इस बात पे बहुत ज़्यादा हर साल मुझे ये आर्गूमेंट स्पेशली केमिस्ट्री में फेस करना पड़ता है कि हम जहाँ से नोट्स ले रहे हैं वो तो इतना भी साइज दिया हुआ है, इतना कम है, आप इतना लेने बता रहे हैं, यहाँ डेफिनेशन जैसे लेट्स सपोज दैट बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनफ फॉर बॉइलिंग। वो क्या करते हैं, 3 जगह से नोट्स लिए, सबसे छोटी डेफिनेशन जहाँ से ली वो सबसे ईजी लगी, वहाँ से लर्निंग करते हैं। वो इनका ये गलत फहमी से हम को बोल रहे हैं, आप क्यों करें ऐसा एजुकेशन। देखिए एक छोटी सी जैसे इन्होंने बात की कि आप चाहते ये हैं कि 1 लाइनर डेफिनेशन हो, अगर उस पर 1 लाइन में कंप्लीट हो रहा हो तो इट्स ऑल राइट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ 1 लाइन में ही डिफ़ाइन हो जाए। छोटी सी इसकी मिसाल आपको देता हूँ, चूँकि मैं हेल्थ कंसल्टेंसी भी देता हूँ, ज़्यादातर वर्ल्ड के जो मेरे पास बिगड़े हुए केस आते थे वो इस तरह से आते थे कि वो डॉक्टर के पास गया कोई भी पेशेंट और उसने कहा जी मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने उसका पेट पूरा ऑब्जर्व किया, पेट की मेडिसिन दे दी, 3 महीने तक वो मेडिसिन ली, चौथे महीने वो आँख टेस्ट कराने गया तो पता चला उसे अब पेट का कैंसर हो चुका है। वजह क्या हुई? वजह ये हुई, देखिए पेट में आपके जिगर से बॉयल आता है, सही ना, वो बाइल खाना खाने में मदद देता है, पेंक्रियास से कोई चीज़ आ रही होती है, इसका अपना एसिड होता है इस चीज़ के लिए। अब उसने सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया था और उसकी वजह से क्या हुआ, उससे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। यही चीज़ इसमें आएगा। अगर आज आप, सही होगी ना, वक्त से बचने के लिए, हार्ड वर्क से बचने के लिए आप ऐसा कर लेते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे टोटकों पे चले जाते हैं कि जी 12 पेज का एसिड एंड बेस आपने देखना है इस चीज़ के लिए, सही है ना, आपने करना है कि 6 पेज पे कोई आपको चीज़ मिल जाए। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर बहुत वेल डिफाइंड मिल जाता है तो इट्स ऑल राइट, सही है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी राइटिंग स्पीड ही ना हो कि जी आप अगर मैडम के नोट्स लिखेंगे तो आप सिर्फ एक ही सवाल कर सकेंगे, सही है, एक आपने अपने तक लाइफ में गलती की हुई है उसकी वजह से ये है। जैसे होता है ना, कैंसर पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं उसे कहता हूँ यार मैं इसकी ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैं इसकी मैनेजमेंट करूँगा। हो सकता है डॉक्टर ने उसे कहा जी तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, अल्लाह करे मैं मैनेजमेंट करूँ तो 6 महीने आप ज़िंदा रह लो, लेकिन आप इस स्टेज पे मेरे पास आए हो कि अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, अब मैनेजमेंट हो सकती है। तो क्या होता है कि आप ये शॉर्ट टर्म इस चीज़ आपने अपने साथ अगर बीमारियां पाल ली हैं, राइटिंग स्पीड वगैरह ये आपकी होनी चाहिए, स्पीड एक क्वालिटी है, या फिर आपकी इंग्लिश इतनी पुअर हो चुकी है कि आपको एक पैरा याद करने में भी 3 दिन लगते हैं, तो सही है, मैडम बोलेंगे सही है, फिर आप 1 लाइन वाली डेफिनेशन याद कर लो। कराची का एक मेरा रिकॉर्ड है, मेरे स्टूडेंट का 9th का, कश्मीर इशू आया करता था, अब पता नहीं है या नहीं, हटा दिया गया है,
है इसी के लिए। 19 पेजेस का उस स्टूडेंट ने सिर्फ कश्मीर इशू लिखा था, सही हो कि नहीं? और उधर ही बैठे हुए बच्चे 13 पेजेस में पूरा पेपर करके जा रहे थे। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए क्या होता है कि ये क्वालिटीज शो करती हैं कि आप किस स्टैंडर्ड पर हैं। आप किसी भी अच्छी जगह पर जाते हैं ना इसी के लिए, तो आपका उठना बैठना बोलना, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन होते हैं। मैं छोटी सी मिसाल से लेकर चलता हूँ। फवाद हुसैन कुरैशी की मैंने शायद पहले भी मिसाल दी। फर्स्ट ईयर के पेपर करीब थे, मेरा स्टूडेंट नहीं था एक दौर में। ये मैं पढ़ा रहा था, मोब को पढ़ाया करता था मैं। बैठे हुए स्टूडेंट होते थे, मेरे पास आते रहते थे, पूछते रहते थे, जाते रहते थे। मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, कभी भी नहीं कर पाता। तो वो मेरे पास जब आया, उसकी बारी आई 2-2.5 घंटे के बाद, उसकी ना पीछे बैठा होता, घूमते 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 मेरे पास बारी आई। तो मैंने कहा कि अच्छा एंड पे पढ़ने आए हो? डायरेक्ट मैंने कहा नालायक हो गए, अगर पढ़ने वाले होते शुरू से आते। कहता सर ऐसा ही समझ लें। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम ना कुछ भी मुझे बताओ, मैं उससे जज करूँगा तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। कहते सर क्या बताऊँ? अच्छा चलें सर कोलिजन का बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे कोलिजन। मैंने कहा क्या होता है कोलिजन? तो उसने बताया इंटरेक्शन ऑफ 2 बॉडीज़। तो मैंने कहा कोई मिसाल है? कहते यस सर। मैंने कहते सुपरनोवा एक इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। मैंने उसकी कॉपी ऐसे बंद की, मैंने उसको कॉपी दी। मैंने कहा कल आप मेरे से अलहदा वक्त लो। वो फिर वो बच्चा था जिसने दुनिया के रिकॉर्ड बनाए। सुपरनोवा टीचर्स को नहीं पता था। बस इसको ख़त्म करते हैं। तो इसमें देखिए चीज़ क्या है कि जो छोटी मोटी बातें की, ये सारा लेक्चर मेरी पेरेंट वेब बैक उन वर्ल्ड उस पर डला हुआ होगा, ये भी डलेगा, मैट्रिक वाला भी, जहाँ जहाँ मैं देता हूँ लेक्चर वो सारे होंगे एजुकेशन के लेक्चर। बार बार सुने इन चीज़ों को। ये वोकैबुलरी हो सकता है आपके पास हो ही ना, तो अभी जो आपने मुझे देखा इस हिसार से ही निकलने में 2-3 घंटे लगेंगे आपको, सही होगी ना? लेकिन इस बातों में क्या निचोड़ता, उसको जब बार बार रिपीट करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। बहुत जीनियस कौम है पाकिस्तानी, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे स्टूडेंट ने तो दुनिया के जगह जगह पे जाके अपने आप को मनवाया है, दैट्स वाई। लेकिन क्या है, आप पढ़ना शुरू करें। जिस दिन आप अपना एम वेल डिफाइन रख लेंगे, आप डेली रूटीन वेल डिफाइन कर लेंगे, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ से हमने लेक्चर शुरू किया था वहीं पर ख़त्म करेंगे कि जीतना वो चाहता है जो जीतने की कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।